नमस्कार, हमारे इस कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रिटायर्ड मास्टर चीफ इंडियन नेवी अवधेश चौधरी जी से। अवधेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम संवाद में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे अपने आप को व्यक्त करने का मौका दिया। अवधेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी पवन जी, मैंने भारतीय नौसेना में सन 2000 में कदम रखा था और भारतीय नौसेना जब मैं जाने के लिए ही एग्जैक्टली सोचा भी नहीं था कि केवल भारतीय नौसेना में जाएंगे, क्योंकि किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। पिताजी हमारे परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी नौकरी पाई थी, तो हमारे पीछे मेहनत बहुत करते थे। हमें शारीरिक रूप से भी खूब तैयार किया उन्होंने। तो जब 12th की तो उस समय पे हमने सोचा कि कहीं देख लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। इतनी जल्दी तो नौकरी मिलेगी भी नहीं, पर शुरुआत तो कर ही लेते हैं कहीं से। तब रिक्रूटमेंट न्यूज़पेपर एक दुकान पे खड़े होकर पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा भारतीय नौसेना आर्टिफिसर एंट्री, और बहुत कुछ तो समझ में नहीं आया, पर इतना पता चल गया कि शायद ये भारतीय नौसेना में जाने के लिए एक रास्ता है, एक एडवर्टीजमेंट है। हमने उस समय वहीं उसी में फॉर्म था, फॉर्म भर के फ़ोटो चिपका के उसके साथ में पोस्टल ऑर्डर लगा के हमने भेज दिया। उसका वहाँ से वापस आ गया कि आ जाओ एग्ज़ाम देने के लिए। देहरादून में हमने एग्ज़ाम दिया, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। NCCC सर्टिफिकेट मेरे पास था ही शुरू से, उसका भी काफ़ी एडवांटेज मिला। और फिर जाने के बाद में वहाँ पे फिज़िकल एग्ज़ाम भी क्लियर किया और अंततः मेरिट में भी नंबर आ गया। और उसके बाद में हमारी बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई INS चिल्का में। INS चिल्का में 2 महीने की बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद में हमें इलेक्ट्रिकल विभाग मिला। भारतीय नौसेना का इलेक्ट्रिकल विभाग जो शिप को इलेक्ट्रिकल रूप से किसी भी तरीके से सहायता प्रदान करता है, सभी तरीके की तकनीकी सहायता। उसमें फिर हमने इंडियन नेवल शिप वल्सुरा, जिसे हम भारतीय नौसेना पोत वल्सुरा कहते हैं, वल्सुरा में हमने लगभग 3.5 साल ट्रेनिंग की, जहाँ पे हमें हर तरीके से जो जहाज़ में काम करने के लिए चाहिए सभी तरीके से हमें उन्होंने सिखाया। हमारे बड़े अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स थे, उनके हम आज तक अभी भी आभारी हैं कि शायद जो भी हैं उन्हीं के सिखाए हुए हैं। बीच बीच में जहाज़ में जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करते थे कि जो आप बीच बीच में सीख रहे हैं उसको वहाँ पे जाके अप्लाई भी करें नॉलेज को। और सीनियर्स ने हमें बड़ा सहयोग दिया, जिन्होंने हमें सिखाया कि आपको जीवन में और नौसेना में जहाज़ में आगे जाके एग्जैक्टली करना क्या है। फिर ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। ट्रेनिंग को हम बहुत टफ मानते थे कि ट्रेनिंग टाइम बड़ा कठिन है, पर पता चला कि ट्रेनिंग टाइम इजी था जब जहाज़ में कदम रखा। और उसके बाद में इतनी सारी समस्याएं, क्योंकि उस समय पर नौसिखिए थे। अब 150 मीटर 200 मीटर का हमारा जहाज़ था, भारतीय नौसेना के एक बड़े जहाज़ों में से एक था भारतीय नौसेना पोत हमारा। तो उसमें मेरा जो अपना डिपार्टमेंट था वो नेविगेशन एंड डायरेक्शन था। नेविगेशन एंड डायरेक्शन में हमारे जो स्टीयरिंग सिस्टम्स होते हैं, जायरोज होते हैं जो शिप को डायरेक्शन दिखाता है, तो इन सब के लिए, और ये 24 घंटे चलने वाले सिस्टम होते हैं। और जब कोई सिस्टम 24 घंटे चलता है तो उसमें तकनीकी खराबियाँ भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे जहाँ हम सोते थे तो फ़ोन बिल्कुल मेरे पास में रहता था, क्योंकि रात को अगर किसी का फ़ोन आएगा तो शायद मेरे लिए ही आएगा। राइट, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। बिल्कुल, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है सीधे। और इमरजेंसी इस तरीके की होती थी कि उनमें आप चांस नहीं ले सकते। शिप का स्टीयरिंग है, बीच बीच में रीसेट हो जाते हैं, स्टीयरिंग फेलियर भी हो जाते हैं, तो आपको बहुत इमीडिएटली भागना होता है उस समय पे। तो मेरे साथ वाले परेशान भी रहते थे कि तुम्हारे फ़ोन बजते हैं रात में, जब हम मैस में सोते थे तो तुम्हारे फ़ोन बजते हैं रात में। मैं कहा कि अब क्या करें, या तो हम अपना
बिस्तर ही बिल्कुल वहीं लगा लें जहाँ से फ़ोन आते हैं, पर वो संभव नहीं है। तो फिर उस समय पे बहुत भाग दौड़ की, और फिर अपने काम में हम हो गए दक्ष। जब एक बार आप काम में दक्ष हो जाते हो तो फिर आपको पता चल जाता है। पहले किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी फॉल्ट को ढूंढने के लिए हमें बहुत सारे बुक्स पढ़नी पड़ती थी, पूरा सर्किट ओपन करके बैठते थे, फिर उसको ढूंढते थे, पॉइंट बाय पॉइंट ढूंढते थे कि अच्छा इस जगह पे इस पैनल में प्रॉब्लम हो सकती है, इस पीसीबी में प्रॉब्लम हो सकती है, इस सर्किट में इश्यूज हो सकते हैं। फिर उसके बाद में जब हम सिम्टम्स देखते थे, लाइक जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर पहले बहुत टेस्ट कराते हैं, फिर धीरे धीरे उनको मरीज की नब्ज पता चल जाती है कि अच्छा इसको क्या दिक्कत होगी। फिर हम भी इस तरीके से सक्षम हो गए कि हमें भी सिस्टम को देख के समझ में आने लगे कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। जिस काम को हम पहले 2-2 घंटे में ठीक किया करते, फिर हम उसको चुटकी बजा के ठीक करने लगे। प्रैक्टिस हो गई आपकी रेगुलर? बिल्कुल प्रैक्टिस हो गई। और जीवन तो शुरुआती कठिन था ही, एक तो काम भी इस तरीके का था, और दूसरा हम प्लेन इलाके से आए थे, मैदानी इलाके से। तो मैदानी इलाके में हमने तो कभी जहाज़ों में उतनी अप डाउन देखे नहीं। अब मानसून में जहाज़ पूरा उछलता है, पूरी रोलिंग होती है, और जहाज़ को जहाज़ कितना भी बड़ा हो, लेकिन लहरें इतनी बड़ी होती हैं, समुंदर इतना बड़ा है कि कितना भी बड़ा जहाज़ हो वो लहरों के सामने कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो उस समय पर तबीयत भी ख़राब होती थी, कई दिन खाना नहीं खाया जाता था, वॉमिटिंग्स कंटिन्यू होती थी। ये हालत भी हो जाती थी कि वॉमिटिंग करते करते कुछ नहीं बचा अंदर, तो ब्लड भी आता था। लेकिन वही है कि उसकी भी आदत पड़ गई धीरे धीरे। फिर उसके बाद में सीनियर बनते चले गए। सीनियर बनने के बाद में नीचे नए जूनियर्स आ गए, फिर उनको काम सिखाया। अब काम वो करने लगे, जिम्मेदारी हम लेने लगे, क्योंकि अब आप सीनियर हो गए। आप सीनियर हो गए तो जूनियर को आप ट्रेन करोगे। हाँ, और उसके बाद में फिर जहाज़ में हमें नेवी ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि आप कभी विदेश यात्रा भी करोगे। इस छोटे से जीवन में नेवी ने इतने देश घुमा दिए हमें कि मतलब हमें अपनी सभ्यता का तो ज्ञान हुआ ही हुआ, बाहर जाके दूसरी सभ्यताओं को भी देखा है, जो शायद हमें यहाँ पे एक सिविल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में उस चीज़ का ज्ञान हमें कभी नहीं होता है। जैसे अभी वॉर होती रहती है आपकी, इज़राइल और ईरान की वॉर थी, तो मैंने जो सबसे पहला कंट्री विज़िट किया था भारतीय नौसेना के अपने जहाज़ से, वो इज़राइल ही था। इज़राइल में जहाँ पे अभी हाइफा, तेल अवीव, जहाँ पर जेरूसलम, जहाँ पे मिसाइल्स और बॉम्ब गिरने की बातें होती हैं, उन जगह पे किसी समय पे हम फिज़िकली रहे हैं, घूमा है हमने वो सब। और नौसेना ने मतलब जो हम कहेंगे कि काम वतन के लिए कर रहे थे, क्योंकि वेतन के लिए काम करते तो शायद जीवन नहीं गुजर पाता। तो दिमाग में था कि आप वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम कर रहे हो। लेकिन वेतन में भी हमें नौसेना ने कोई कमी नहीं की, और जितनी सुख सुविधाएं जो दे सकते थे उनमें भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं रही। और हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, सारी चीज़ें, भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और यूनिफॉर्म पहन के एक अलग ही जज्बा, यूनिफॉर्म का अपना एक अलग ही, आप जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्पेशली जो वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वाइट यूनिफॉर्म पहनने के बाद अंदर से आपकी एक अलग ही आवाज़ आती है, आप अपने आप को अलग ही महसूस करते हैं, दुनिया से हल्का सा ऊपर महसूस करते हैं उस समय पे। यूनिफॉर्म का कोई जवाब नहीं है, मिस करता हूँ उस चीज़ को मैं। क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है, वतन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा अवधेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा भी आपने इंडियन नेवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, आपने बताया, तो इंडियन नेवी ही आपने क्यों चुना? और जब आप इस डिपार्टमेंट में चले गए, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, तब आपको किन किन, देखो ट्रेनिंग में तो आपके लिए सब कुछ नया था जैसा भी आपने हमें बताया, लेकिन जब आप उसको ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हुई, आपकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपको कैसा वातावरण मिला? काफ़ी दिल छूने वाला विषय है। सबसे पहले तो भारतीय नौसेना को ही क्यों चुना? भारतीय नौसेना के बारे में सिर्फ इतना जानता था भारतीय नौसेना में जाने से पहले कि सफ़ेद वर्दी होती है, शिप्स होते हैं और दुनिया घूमने को मिलती है। इसका अपना एक अलग क्रेज़ था, तो चुनने का कारण ये था। दूसरा, कोइंसिडेंटली चुनने का ये भी कारण था कि इसी में सबसे पहले अप्लाई किया। कैरियर में सबसे पहला जो एप्लीकेंट अप्लाई जिस चीज़ के लिए किया वो ये थे,
और शायद ईश्वर ने लिख भी यही रखा था, इंडियन नेवी। तो ये चले गए इसमें। और चुनौतियों की कोई कमी नहीं रही। अगर चुनौतियों को गिनना शुरू करूं तो शायद किताबें भर जाएंगी। चुनौतियां खूब रहीं। समुंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। समुंदर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। पृथ्वी पे 70% पानी है, और हम सोचते हैं कि हमारे पास ज़मीन बहुत है। और जब आप समुंदर में निकलते हैं, ऊपर खड़े होते हैं, तो आपको दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ पानी ही पानी। नीचे गहराई इतनी रहती है कि आप उसको हमारे पास तो डिवाइसेस हैं मेज़र करने के लिए, लेकिन वो ये सब सिस्टम नहीं है कि अच्छा ठीक है कि कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया तो फिर उसके बाद में स्कोप है। सर्वाइवल टूल्स होते हैं, सर्वाइवल इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन खतरों भरी ज़िंदगी है। अब देखिए एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आपने बताया समुद्र में रहते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप ऊपर शिप पे खड़े होते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ समुद्र दिखता है चारों तरफ तो उस टाइम क्या मतलब महसूस करते हैं? क्योंकि उस टाइम आपके पास वाइट यूनिफॉर्म होती है, आप वतन के लिए खड़े होते हैं, लेकिन एक एज ए ह्यूमन तो कुछ आपको लगता होगा। शुरुआती दौर में ऊपर खड़े होते थे तो अपने आप को बादशाह महसूस करते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, इस समुंदर के मालिक हैं हम, क्योंकि समुंदर में हल चलाते हुए जा रहे हैं, अपने जहाज़ को लेके जा रहे हैं। और चलिए वाइट यूनिफॉर्म तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको तो हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बीच में कभी कभी महसूस होती थी जब दिन छिपता था, जब लोग जब सोचते थे कि अगर कोई और नौकरी की होती तो शायद इस समय पे घर जाते, मम्मी पापा के पास बैठे होते, या शादी हो जाती तो बच्चों के साथ होते, वो चीज़ मिस करते थे उस समय बहुत ज़्यादा। क्योंकि सुबह हो शाम हो अपने आसपास तो सिर्फ भाई ही नज़र आते थे। हाँ, जो अपने साथी हैं वही अपना सहारा थे, और बहुत मजबूत सहारा थे वो। उनके साथ में जीवन ऐसा महसूस होता था कि शायद इनके बिना हम जीवन बाद में गुजारेंगे कैसे, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ 24 घंटे वही चेहरे, वही जीवन, वही अपने जहाज़ का मैस, वही अपने जहाज़ के गलियारे, खराबी आ गई तो वही मशीनरी की आवाज़ें, वही जीवन। एक चीज़ और जी मैं पर्सनल पूछना चाहता हूँ, जब आप रिटायर्ड हुए जी, तो आपने वो चीज़ तो बहुत मिस की होंगी, सहपाठियों को अपने, जो आपने आपके एक्सपीरियंस रहे हैं अब तक डिफेंस में जी। तो आपने अपने आप को कैसे ढाला? ये मैंने काफ़ी चीज़ देखी है, जब आप डिफेंस में होते हैं तो आपके, क्योंकि डिसिप्लिन डिफेंस का बहुत स्ट्रांग होता है, जी, जी। वो आपको डिसिप्लिन इतना सिखा देता है, लेकिन जब आप सामाजिक दुनिया में आए जी, यूनिफॉर्म आपने जब रिटायर्ड हुए आप नहीं पहन सके, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? आप अपनी फैमिली, जब आप फैमिली को मिस करते थे, अब आप फैमिली में आ गए, तो फिर आप कैसे आप अपने आप को देखते थे? जब नेवी में थे, जब यूनिफॉर्म में थे, तो फ़ौज की नौकरी, कोई भी फ़ौज की नौकरी 24 घंटे की होती है। आप घर पे हो ज़रूर, लेकिन ये नहीं पता कि किस समय पे आपकी इमरजेंसी बन जाए, किस समय पे आपकी कहाँ पे नीड आ जाए। फिर जब मैंने वीआरएस ले लिया, तो वीआरएस लेने के बाद में जब आखिरी दिन यूनिफॉर्म पहनी थी, तो यूनिफॉर्म उस दिन की भावना और उससे अलग अगले दिन की भावना बहुत अलग थी। फिर जो एक बाहर की दुनिया है उसमें आए। बाहर की दुनिया फ़ौज की दुनिया से आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत अलग है। फ़ौज की दुनिया में आप उस दुनिया के अंदर अपने आप को सेफ़ महसूस करते हो, एकदम सेफ़, कि वहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और शायद किसी के अंदर इंटेंट्स भी नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुँचाए। आपको वहाँ पे ये नहीं सोचना पड़ता कि इसके ऊपर यकीन करूँ या इसके ऊपर यकीन नहीं करूँ। क्योंकि भारतीय नौसेना है, और भारतीय नौसेना तो एक दूसरे के ऊपर यकीन करे बिना चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जहाज़ में केवल एक ही छेद काफ़ी है जहाज़ को डुबाने के लिए। तो हमने तो वो छेद आज तक देखा ही नहीं है, इन द सेंस कि हमें तो कोई इस तरीके का साथी मिला ही नहीं कि जिसके अविश्वास से या किसी चीज़ों से हमें या भारतीय नौसेना को किसी तरीके की परेशानियों का सामना हुआ हो। लेकिन बाहर की दुनिया में छेद हैं, बहुत छेद है, और आप उनको भरते जाओगे और वो भरेंगे भी नहीं एक बंद होता है दूसरा स्टार्ट हाँ, हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर ढालने की अपनी खासियत होनी चाहिए। आपको अपना अनुशासन मेंटेन करना है। आपका अनुशासन मेंटेन रहेगा
तो कितनी भी चैलेंजेस आते रहें आपको वो नीचे नहीं गिरा पाएंगे। तो आप यूनिफॉर्म को तो मिस करते होंगे। अगर इन फ्यूचर अवधेश जी आपको किसी और परिस्थिति में मौका मिलता है जी, तो यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है जी, तो आप क्या सोचेंगे, पहनेंगे या? इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि जीवन वहीं से शुरू हुआ है। अगर हम उस जीवन के अगर हम उसे ये सोचें कि हमें मौका मिल रहा है या देश को हमारी दोबारा से ज़रूरत है, तो ये कोई सवाल नहीं है। इसे तो हम आदेश के तौर पर लेंगे और बड़ी खुशी खुशी दोबारा जाएंगे, वही जज्बे से, तो उसी जज्बे से। अवधेश जी बहुत चीज़ें हमने अभी आपसे डिस्कस की हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डिफेंस हमारे देश की शान है। इसी की वजह से हम लोग आज सब सुरक्षित हैं, डिफेंस की वजह से ही। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जो यंगस्टर हैं उनके लिए कैरियर ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर? कैरियर ऑप्शंस भारतीय नौसेना में जाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। भारतीय नौसेना में जाने के लिए 2 तरीके की एंट्रीज़ हैं हमारे पास में। पहले एक सेलर्स एंट्री होती थी और ऑफिसर एंट्रीज थी, लेकिन अभी एक ही एंट्री है हमारे पास में, जिसके थ्रू किसी भी मतलब स्पेशली सेलर एंट्री में जाने के लिए अग्निवीर योजना आज की तारीख में लागू है। आप अग्निवीर के थ्रू नेवी में जा सकते हैं। और ये तो हो गई सेलर एंट्री की बात। उसके बाद में ऑफिसर एंट्री के लिए हमारे पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एनडीए है, सीडीएस है, डायरेक्ट एंट्रीज़ हैं, एनसीसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स बच्चे हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो ये इस तरीके की एंट्रीज हैं बहुत सारी। डिपेंड ऑन पोस्ट, डिपेंड अपॉन द पोस्ट ऑब्वियसली। ओके अवधेश जी, एक अभी आपने अग्निवीर का नाम लिया था, तो अग्निवीर योजना का में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अग्निवीर योजना के बारे में मैं आपको बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। हाँ, अपने विचार, ये मेरे अपने विचार हैं। इसको राजनीतिक तौर से ना लिया जाए या अग्निवीर योजना एक बहुत सोची समझी हुई योजना है, जिसमें बहुत अच्छी योजना मानता हूँ। इसका काफ़ी हद तक विरोध भी हुआ है, अपोजिशन हुआ है। अपोजिशन शायद इसलिए हुआ है कि भाई 4 साल में बच्चों को निकाल देंगे, लेकिन 4 साल में वो उन्हीं बच्चों को वापस घर भेज रहे हैं जो बच्चे अपना फौज का एक 4 साल का टेन्योर पूरा करके एक डिसिप्लिन जीवन जी के एक वहाँ से डिग्री लेके एक अमाउंट लेके और अपनी तनख्वाह वगैरह सारी सुविधाएं लेके, जो सुविधाएं उनके लिए एंटाइटल्ड हैं, उसे लेने के बाद में अपना कैरियर 4 साल के बाद ही दोबारा कहीं पर शुरू कर सकें। सभी क्षेत्रों में अग्निवीरों के लिए बहुत अच्छा सरकार ने कोटा सिस्टम मेंटेन किया हुआ है। आप पुलिस में जा सकते हैं, आप पैरामिलिट्री में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, लगभग हर जगह पे, और गवर्नमेंट जॉब्स में सभी जगह पे कोटा उपलब्ध है उसके लिए। और जो बच्चे अग्निवीर में बन के उसके बाद में परमानेंट अपनी एज ए नाविक, एज ए सेलर या एक सिपाही के तौर पे अपना जीवन परमानेंट नेवी में भी गुजार सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नेवी में नहीं जा सकते, नहीं, सकते हैं। बिल्कुल नेवी में तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो तो आपसे आपकी जो कंसेंट है वो लेंगे कि आप जो है आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं। उसके बाद में एक मेरिट बनाएंगे। मेरिट बनाने के बाद में अगर 100 अग्निवीर थे, 100 में से 50 ने बाहर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, बाकी 50 जो हैं वो आप वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहें, जो भी है 25% उनको वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए, वहाँ कंटिन्यू करें, बाकी को बाहर। हमारा देश बहुत बड़ा है, अगर बच्चे में काबिलियत है, थोड़ी सी मेहनत कर लेता है, लगन उसके अंदर है, तो उसको कोई भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, वो खाली नहीं बैठेगा। मतलब अच्छा ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, योजना बहुत अच्छी है। 4 साल में चाहे आप नेवी के अग्निवीर हैं, चाहे आर्मी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, वो आपको इतनी काबिलियत तो दे देगा कि आप जो है दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो अग्निवीर योजना एक बहुत ही सफल योजना है। इस मॉडल पे बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत सालों से चल रहे हैं और वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है, और हमारे यहाँ पे भी देखिएगा आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल रहेगी ये चीज़। अभी तक तो बहुत अच्छा आउटपुट आई है, आउटपुट अच्छा ही रहेगा इसमें। अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपने डिफेंस में इंडियन नेवी में अपना इतना टाइम दिया जी, तो जो
नए कॉमर्स बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है डिफेंस के लिए, कि एक अपना पर्सनल मैसेज, क्या आपका ओपिनियन क्या है उनके लिए? हमारा जो देश है और हमारा देश और हमारे देशवासी, देशभक्ति हमारे यहाँ पे बच्चा लेके पैदा होता है। मतलब कुछ भी बात हो, लेकिन देश के लिए तो छोटा सा बच्चा भी जय हिंद और कहाँ ले चलना है एकदम तलवार निकाल के महाराणा प्रताप बनने के लिए तैयार है। तो हमारे बच्चे जिनकी रुचि है वो अपना मतलब जीवन फौज के लिए समर्पित कर सकते हैं। और एक चीज़ सोच के जानी है कि वतन के लिए जाना है, वहाँ वेतन के लिए नहीं। राइट। वेतन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वतन के लिए कर सकते हो और जो शायद फौज में रह के, क्योंकि फौज में आप काम ऐसा नहीं है कि बाहर रह के वतन के लिए काम नहीं कर सकते, लेकिन फौज में एक एडिशनल फैक्टर है, वो एडिशनल फैक्टर है कि वहाँ पे आप कुछ कर गुजर सकते हो और उसका आपको यथोचित सम्मान मिलेगा आपको वहाँ पे, और उस काम के लिए आपका नाम इतिहास में भी लिखा जा सकता है। राइट। ओपन प्लेटफॉर्म है पूरा, आप वहाँ पे अपने आप को प्रूव करो। बिल्कुल। अगर बच्चों के अंदर जज्बा है तो पक्का फौज ज्वाइन करें, उसका एक अपना अलग ही जीवन है, आनंद आता है उस जीवन में भी। देश की सेवा करना सबसे सर्वोपरि है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि देश को अपनी सेवा देना ये भी हर किसी के सौभाग्य में नहीं आता है। बिल्कुल, हर किसी के सौभाग्य में नहीं आता है। ये तो व्यक्ति के नसीब की बात है कि वो देश को क्या दे पाया। सही बात। हर व्यक्ति चाहता है कि देश हमें क्या दे रहा है, पर हमें ये देखना है कि हम देश को क्या दे सकते हैं, क्योंकि डिफेंस ही हमारी रियल हीरो है जी। और बाकी तो फिल्मी सितारे बहुत हैं। सबका योगदान है। हाँ, सबका योगदान है, सबका अपने अपने फील्ड में योगदान। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है कि डिफेंस की वजह से ही ये सब चीज़ें आज हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सब डिफेंस की वजह से ही है। क्योंकि जिस देश की डिफेंस स्ट्रांग होती है वो देश तरक्की करता है। अवधेश जी, आपका बहुत अच्छा योगदान रहा, आपने अपने बारे में हमें बताया और चीज़ों को अच्छे से समझाया कि नौसेना में कैसे कैसे समय व्यतीत हुआ आपका, और आपने लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से अपना कैरियर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने संवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ के और हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।